रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्राइम जीटी 501 का लेसन 11। तो वीडियो के अंत तक लाजिम वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। और अभी तक जितने भी लेक्चर्स आपने पढ़े, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजिम कुछ एज सून एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले हमने लीगल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचआर डिसीजंस देखने हैं कि क्या होते हैं। तो लीगल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचआर डिसीजंस का मतलब ये है कि एचआर के डिपार्टमेंट के तमाम फैसले कानून के मुताबिक लिए जाएंगे। एचआर के जो डिसीजंस है उसमें हायरिंग, उसकी सैलरी, उसके बेनिफिट, उसके प्रमोशन, उसके डिसिप्लिन और टर्मिनेशन शामिल होते हैं। ये फैसले फेडरल, स्टेट और लोकल लॉज के अंडर होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉ फॉलो करती है तो कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है और फेयर वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक रूल है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फाइन भी होता है। बिल्कुल उसी तरह कंपनी को एचआर के जो लॉज होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, वरना लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट हो जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि लीगल इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो लीगल इन्वायरमेंट को समझना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये मैनेजर्स को गाइड करता है कि कौन से डिसीजंस लीगल है और कौन से इलीगल है। ये अंडरस्टैंडिंग कंपनी को फ्यूचर के लीगल प्रॉब्लम से बचा लेती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम रूल समझ कर पेपर देना जरूरी होता है, वरना पेपर जो है वो कैंसिल हो जाता है। वैसे ही एचआर के जो लॉज होते हैं वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर इंसान की। लॉ को फॉलो करना सही काम होता है क्योंकि एचआर के जो लॉज हैं उसका बेसिक पर्पस फेयर और एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन से बचाती है तो एम्प्लॉयज का जो मॉरल होता है वो हाई रहता है और परफॉर्मेंस जो है उसकी इंप्रूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब टीचर क्लास में स्टूडेंट को सबको बराबर नंबर दे तो सबका काम सेम हो, तो ये सेम एज इट इज होती है, इनकी सबके साथ फेयर परफॉर्मेंस हो रही होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं रियलाइजिंग की। तो मैनेजर्स को ये समझना चाहिए कि एचआर और लीगल डिपार्टमेंट हर गलत डिसीजंस को ठीक नहीं कर सकते। लीगल डिपार्टमेंट अक्सर तब एक्टिव होता है जब मसला ऑलरेडी पैदा हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एक्सीडेंट हो गया हो तो डॉक्टर जिंदगी बचा सकता है, लेकिन अगर एक्सीडेंट अंडो नहीं कर सकता, वैसे ही लीगल डिपार्टमेंट का जो डैमेज कंट्रोल है वो नहीं कर सकता। आगे हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल लाइबिलिटी की लिमिटिंग की। तो एचआर की जो लॉज है उसको फॉलो करने से कंपनी लीगल क्लासेस, हैवी फाइन्स और बैड रेपुटेशन से बच जाती है। लॉ फॉलो करना कंपनी के लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे मोबाइल फोन को कवर लगाने से गिरने पर नुकसान कम होता है, वैसे ही लॉज फॉलो करने से कंपनी का नुकसान जो है वो भी कम होता है। अब यहाँ पे कुछ लीगल एक्शंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं एचआरएम के, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लीगल रेगुलेशन एचआरएम को इस तरह इन्फ्लुएंस करती है कि प्रोस्पेक्टिव और करंट दोनों एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ ये जो लॉज होती हैं ये हायरिंग से लेकर डेली वर्क तक डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं। जैसे कॉलेज में एडमिशन रूल्स हर स्टूडेंट के लिए सेम होते हैं, वैसे ही एचआर के जो लॉज होते हैं वो सब एम्प्लॉयज के लिए भी सेम होते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम फेयर एम्प्लॉयमेंट की। तो फेयर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जब कि जॉब से रिलेटेड फैसले सिर्फ मैरिट, स्किल्स और परफॉर्मेंस पर किए जाते हैं, ना कि पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक पर। जैसे क्रिकेट टीम में सिलेक्शन परफॉर्मेंस पर होता है, ना कि दोस्ती पर या फिर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्यों हो जाता है। आगे हम बात करते हैं एम्प्लॉय की डिस्क्रिमिनेशन। तो एम्प्लॉयमेंट की डिस्क्रिमिनेशन तब होती है जब एम्प्लॉय जॉब रिलेटेड फैक्टर्स को इग्नोर करके रेस, रिलीजन, कलर या डिसेबिलिटीज को बुनियाद पर फैसला करता है। लॉ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में किसी स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए प्राइज ना देना क्योंकि वो किसी और शहर का है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन में आता है। अब बात कर लेते हैं हम लॉ इफेक्टिंग एचआरएम। तो एचआरएम को इफेक्ट करने वाले लॉज की दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारे पास ई और दूसरा होता है हमारे पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट के जो लॉज होते हैं। ये लॉज जो होते हैं वो एचआर के हर फंक्शन पर असर डालते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे घर के रूल्स और स्कूल के रूल्स जो होते हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन दोनों फुल फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक स्टूडेंट है, एक बच्चे है, जो भी है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ईईओ क्या होता है। तो ईईओ का मतलब ये है कि हर एप्लीकेंट, हर एम्प्लॉय को बराबर मौका दिया जाए। कोई भी फैसला पर्सनल बेस पर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे स्कॉलरशिप सब स्टूडेंट्स को ओपन हो और सिलेक्शन मेरिट पर हो, तो ये ईईओ की एग्जांपल आता है। नेक्स्ट हमारे पास एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन का पर्पस पास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए होता है। इसके जरिए उन ग्रुप्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जो पहले अनफेयर ट्रीटमेंट का शिकार रह जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप देता है, क्योंकि उनको पता होता है कि गर्ल्स को ऑलरेडी पहले ही कम चांसेस मिलते थे। नेक्स्ट हमारे पास मेजर फेडरल लॉज जो यूएसए के लॉज हैं। तो यूएसए में कोई फेडरल लॉ जो होता है वो एचआर डिसीजंस को रेगुलेट करते हैं। एचआर मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने डिसीजंस को करंट लॉ के मुताबिक अपडेट करते रहें। जैसे सिलेबस चेंज हो जाए तो स्टूडेंट का जो नया सिलेबस होता है वो ही फॉलो करना होता है, तो बिल्कुल इसी तरह जो भी अपडेटेड लॉ होता है उसी चीज को फॉलो करना पड़ता है। आगे इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963 है। तो इक्वल पे एक्ट के मुताबिक अगर मर्द और औरत सेम जॉब्स और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रही हैं तो उनको बराबर सैलरी दी जानी चाहिए।
तो उनको बराबर सैलरी दी जाती है। जेंडर की बुनियाद पर सैलरी डिफरेंस इलीगल है। क्यों? क्योंकि काम तो दोनों सेम कर रहे हैं ना, तो वहां पे तो आपकी कोई इक्वालिटी नहीं बनती। जैसे अगर दो ट्यूशन टीचर्स सेम क्लासेस और सेम टाइम पर पढ़ाते हैं तो दोनों को सेम फीसिस मिलनी चाहिए, ना कि एक को ज्यादा एक को कम, क्योंकि दोनों की एफर्ट सेम है, दोनों के सब्जेक्ट्स भी सेम है, दोनों का टाइम भी सेम है। आगे हम बात कर लेते हैं सिविल राइट्स की। 1964 में जो हुए थे, तो सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 का टाइटल 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। इस लॉ के मुताबिक एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय या जॉब एप्लीकेशन के साथ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन या नेचुरल ओरिजिन की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हायरिंग, प्रमोशन, सैलरी, ट्रेनिंग और टर्मिनेशन जैसे फैसले सिर्फ मैरिट और जॉब रिलेटेड फोकस पर होने चाहिए। जैसे अगर कॉलेज में एडमिशन सिर्फ इसलिए ना दिया जाए कि स्टूडेंट किसी और प्रोविंस या रिलीजन से है, तो ये अनफेयर होता है। बिल्कुल इसी तरह जॉब में भी ये चीज इलीगल होती है। आगे हम बात कर लेते हैं, अभी हमने 1964 के इरा के बारे में पढ़ा, अब हम सिविल राइट ऑफ 1991 के सिविल राइट्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। तो सिविल राइट एक्ट ऑफ 1991 ने सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था। इस अमेंडमेंट का मेन पर्पस यही था कि इंटरनेशनल डिस्क्रिमिनेशन और अनफॉर जो हरासमेंट है उसके केसेस में विक्टिम्स का प्रॉपर रेमेडीज और कंपेंसेशंस मिल सके। इस एक्ट ने बिजनेस नेसेसिटी और जॉब रिलेटेडनेस के कॉन्सेप्ट को भी लॉ का हिस्सा बनाया था, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आते थे। जैसे अगर स्कूल रूल्स पहले ही वीक हो जाएं और बाद में स्ट्रिक्ट बना दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा इंसाफ हो, तो वैसे ही अमेंडमेंट एम्प्लॉयज के हक में स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन जो है वो देती है। आगे हम बात कर लेते हैं एज की डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1967 के अकॉर्डिंग। इसको हम ADEA भी कहते हैं, एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो ये आपके एमसीक्यूज में इसकी एब्रीवेशन आ सकते हैं, तो आपने एब्रीवेशन भी साथ साथ याद करनी है। एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉय का पर्पस यही था कि 40 साल या उससे ज्यादा के एज के लोगों के साथ वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस लॉ के तहत एम्प्लॉय ऑर्डर एम्प्लॉय को सिर्फ एज की वजह से हायर करने से मना कर सकता है, ना ही उनको फायर कर सकता है। इन लॉज में बाद में अमेंडमेंट की गई थी, जिनके जरिए एम्प्लॉयज को 70 साल के बाद भी काम कंटिन्यू करने को ऑप्शन और हेल्थ बेनिफिट जो है वो दिए गए थे। जैसे अगर एक एक्सपीरियंस टीचर को सिर्फ इसलिए जॉब से निकाल दिया जाए कि वो यंग नहीं है, तो ये गलत चीज है। एक्सपीरियंस भी एक वैल्यू होती है और उसकी आजकल बहुत ज्यादा वैल्यू है। आगे बात कर लेते हैं हम अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जो 1990 में हुआ था। तो इसको हम कहते हैं ADA। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिहाज से एब्रिविएशंस को मस्ट याद करना है। तो अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट एडा जो था 1990 में वो पास हुआ, और इसका पर्पस यही था कि क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई बंदा फिजिकल या मेंटली डिसेबल है लेकिन जॉब की एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, तो उसे जॉब से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इस लॉ के अंडर वो लोग भी प्रोटेक्टेड हैं जो किसी डिसेबल पर्सन के साथ रिलेशंस रखते हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट है वो व्हील चेयर पर है लेकिन एग्जाम अच्छे देता है, तो उसे सिर्फ डिसेबिलिटीज की वजह से फेल या रिजेक्ट नहीं करना बहुत ज्यादा गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसने पेपर्स तो अच्छे दिए हैं ना। ये चीज तो गलत है ना, क्योंकि उसका डिसेबल होना उसकी अपनी गलती तो नहीं है, तो वो नेचुरली उसके बीच में फॉल्ट आया ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो ये चीज गलत होती है। एफर्मेटिव एक्शंस क्या होती हैं? ये एक ऐसी अप्रोच है जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रास्ट रखने वाली कंपनीज को ये प्रूव करना होता है कि वो वुमेन्स और माइनॉरिटीज को उनकी लेबर मार्केट रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक एम्प्लॉय कर रही हैं। इसमें रिक्रूटिंग और हायरिंग में माइनॉरिटीज को प्रेफरेंस दी जाती है। इस प्रोग्राम के 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है हमारी यूटिलाइजिंग, एनालाइजिंग, गोल्स, टाइम टेबल सेट करना और एक्शन प्लान बनाना, जैसे स्पेशल ट्रेनिंग और बैरियर्स को रिमूव करना। जैसे गर्ल्स के लिए रिजर्व सीट्स रखना क्योंकि उनको कम चांसेस मिलते हैं, तो ये हमारी एफर्मेटिव एक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ चैलेंजेस हैं लीगल कॉम्प्लिकेशन के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है HR डिसीजन की। सोसाइटी और एम्प्लॉयज, कस्टमर और स्टेक होल्डर सब चैलेंजेस कर सकते हैं। अगर मैनेजर्स का डिसीजन जो है वो लीगल ब्रेकिंग के बगैर हो तो वो इजिली डिफेंड नहीं कर सकता। HR डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लॉज को फॉलो करें, लेकिन अगर मैनेजर गलत डिसीजंस ले तो HR हमेशा उससे फिक्स नहीं कर सकता। इसलिए प्रिवेंशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस रोल। जैसे एग्जाम में चीटिंग से पहले ही बचना पड़ता है ना, तो बाद में पकड़े जाने से। तो ये होते हैं कुछ चैलेंजेस जो लीगल कॉम्प्लिकेशन से पहले लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक लीगल लैंडस्केप। तो HR लॉ और कोर्ट डिसीजन टाइम के साथ जो है वो चेंज होते रहती हैं। जो प्रैक्टिस आज लीगल है वो हो सकती है कल वो इलीगल हो जाएगी, इसलिए मैनेजर्स को अपडेट रहना पड़ता है। जैसे ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो अपडेट होते हैं और ड्राइवर्स को नए नए जो रूल्स होते हैं वो सीखने पड़ते हैं। तो डायनामिक लीगल लैंडस्केप में वो चीज़ आती है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ में क्या होता है? HR जो है वो बहुत डिटेल्ड और कम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन उनका बेसिक आइडिया बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। बस 2 चीज़ों के ऊपर बेस करता है, एक होती है फेयरनेस, दूसरी होती है इक्वालिटी। मैनेजर्स के काम जो है वो कम अज कम लॉ के बेसिक इंटेंशन जो है वो समझनी चाहिए। जैसे सिलेबस लंबा होता है लेकिन एग्जाम जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आता है। सब कुछ याद करते हैं बट जो एग्जाम है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आता है। ठीक है,
और लास्ट टाइम पे बच्चे यही पूछ रहे थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, क्योंकि सब कुछ तो नहीं आना, जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ही आना, और समटाइम ऐसा होता है अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी आ जाता है। कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर फेयर एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट लोग और इंस्टीट्यूशन फेयर एम्प्लॉयमेंट की डिफरेंट तरीके से जस्ट करते हैं। सोसाइटी, पॉलिटिशियंस और जज के ओपिनियंस अक्सर डिफरेंट होते हैं, जिससे मैनेजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे घर के एल्डर्स और टीचर्स दोनों डिसिप्लिन के अलग अलग जो हैं वो तरीके बनाते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग में आती है चीज। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस में क्या आता है, तो कई दफा लॉज या पॉलिसीज का जो रिजल्ट होता है वो नहीं होता जो एक्सपेक्टेड किया जाता है। कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी सामने आ जाते हैं। मैनेजर्स का जो चैलेंज होता है ये होता है कि वो अनइंटेंडेड इफेक्ट्स को पहले से ही एंटिसिपेट करेंगे। जैसे मोबाइल जो है वो ज्यादा यूज करने से कम्युनिकेशन इजी हो जाती है, लेकिन एडिक्शन भी हो जाती है उस चीज से। ठीक है, तो हर एक चीज का एक बेनिफिट भी होता है और उसका एक नुकसान भी होता है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका बेनिफिट ले रहे हो या उसका नुकसान कर ले रहे हो। तो हर एक चीज को एक न्यूट्रल लेवल पे लेके चलना चाहिए, ना ज्यादा नुकसान हो ना ही ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।